हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है। तो ये जो टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा सीधा मैं अपने नोट से पढ़ाऊँगा ताकि आपको नोट भी मिल जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये मेरा नोट है। तो पहले कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम जानेंगे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो होता क्या है। देखिए, जब मैंने लिगैंड डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू मेटल वैकेंट ऑर्बिटल देन कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म। मतलब एक लिगैंड आया, लेट्स से कि Cl- आया, इधर Cl- आया, वो कोबाल्ट के वैकेंट ऑर्बिटल में देगा। जनरली वैकेंट d ऑर्बिटल में वो देगा, अपना इलेक्ट्रॉन देगा। देखिए, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। इसका देखिए, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन स्पीयर। मतलब जब भी ये कंपाउंड को हम वाटर या किसी में भी डिसॉल्व करेंगे तो ये निकल जाएगा ऐसे 3Cl- बन के। तो ये क्या हो जाएगा, ये सिन हो जाएगा CONH3 होल 6 3+3Cl-। ये 3Cl- अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्पीयर। मतलब जब भी डिसॉल्व करेंगे तो ये इससे अलग हो जाएगा, ये नहीं टूटेगा। और ये तो सेंट्रल मेटल एटम होता है, ये जनरली ट्रांजिशन सीरीज का मेटल एटम होता है। तो इस थ्योरी के इसको समझने के लिए वर्नर एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक थ्योरी दिया था। देखिए वर्नर ने क्या दिया था थ्योरी में। तो वर्नर्स थ्योरी, तो 1893 में वर्नर ने एक्सप्लेन किया था कि कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड होता है उसका मतलब कैसा स्ट्रक्चर होगा, क्या होगा। क्योंकि एक तो हम जानते हैं आयोनिक स्ट्रक्चर होता है, एक कोवेलेंट स्ट्रक्चर है। ये जो कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर होता था वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता था। तो उन्होंने क्या बोला कि इसमें देखिए जी, दो वैलेंसी होगा, एक तो होगा प्राइमरी, दूसरा होगा सेकेंडरी। अब मैं आपको बताता हूँ प्राइमरी क्या। जो प्राइमरी वैलेंसी होगा वो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल को मतलब उसका माने होगा। देखिए इधर इधर जो होगा इसका क्या होगा, प्राइमरी वैलेंसी 3+, तो इसका ये होगा प्राइमरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी जो होगा वो होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इधर कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6, तो ये हुआ उसका इधर कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ 6, ये हुआ उसका सेकेंडरी वैलेंसी। इधर देखिए मैंने किया है CONH3, तो उसका प्राइमरी वैलेंसी होगा 3, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो आएगा 3। तो उसका सेकेंडरी वैलेंसी, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब एक मेटल एटम के साथ, जैसे कि ये कोबाल्ट हुआ, उसके साथ कितने और साइड एटम जुड़े हैं इसके साथ, जैसे NH3, ये NH3, ये NH3, 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 तो इसके साथ 6 NH3 जुड़े हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 6। फिर और क्या कि लिगांड्स इसका मतलब जैसे कि ये कंपाउंड है, जो लिगांड्स इसका प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे वो कहाँ रहेंगे ना, वो आयोनाइजेशन स्फीयर में रहेंगे। जैसे कि ये कंपाउंड है, ये Cl3, ये इसका प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको कहाँ रखेंगे हम, आयोनाइजेशन स्फीयर में। और जो सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा वो तो जनरली कोऑर्डिनेशन स्फीयर में रहेगा, क्योंकि रहेगा ही रहेगा, क्योंकि क्या। तो ये देखिए प्राइमरी वैलेंसी आर आयोनाइजेबल एंड नॉन डायरेक्शनल। मैंने उधर भी बोला था कि जब इस कंपाउंड को हम वाटर में डालेंगे तो ये अलग, ये Cl3 अलग हो जाएगा 3Cl- के फॉर्म में, और इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, ये कंप्लीट एक कटायन हो जाएगा। सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है
जैसे कि हमने ले लिया CONH3 होल 6। ये NH3 क्या, इसका सेकेंडरी वैलेंसी है, ये नॉन आयोनाइजेबल है। जब मतलब पानी में जाएगा तो ये एज इट इज़ रहेगा। और ये नॉन डायरेक्शनल कैसे, कि ये 3Cl- पानी में किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। और जिस पर ये जो होता है ये डायरेक्शनल होता है, क्योंकि ये तो जुड़ा ही रहेगा ना, वो जैसा था पानी में जाने से पहले पानी के अंदर भी वैसा ही रहेगा। ये क्वेश्चन है, मैंने पर तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए किया था कि इनमें से किसका कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। आराम से हम देख सकते हैं। ये देखिए, जैसे हमने ले लिया CONH3 होल 6 Cl3। इधर क्या हुआ, इधर हमको ये मिला 3+, ये कैटायन 3 आनायन, तो टोटल आयन हुए 4। इधर Cl2 ले लिया, इधर हमको मिला 1 कैटायन 2 आनायन, टोटल आयन 3। इधर हमको मिला क्या, हमने 1 Cl लिया, 1 कैटायन 1 आनायन, टोटल आयन हुए 2। तो हमने कंडक्टेंस में क्या जानते हैं कि जिधर आयन ज़्यादा उसका कंडक्टेंस ज़्यादा, तो इसका कंडक्टेंस ज़्यादा, इसके बाद इसका, इसके बाद इसका। तो अब हम एक टर्म पढ़ेंगे जिसका नाम है डेंटिसिटी। तो डेंटिसिटी एक्चुअली में होता क्या है, जितने लिगैंड एटम मेटल से जुड़े हैं, मतलब कितने लिगैंड्स मेटल से जुड़े हैं, उसको हम डेंटिसिटी बोलते हैं। मतलब जैसे हमने इधर एक लिगैंड ले लिया, ये एक लिगैंड ले लिया इथिलीन डाइअमीन करके, तो इसमें से कितना एटम, इसका कितना एटम मेटल एटम से जुड़ सकता है, उसको हम बोलते हैं डेंटिसिटी। एक लिगैंड का कितना एटम मेटल के साथ जुड़ सकता है उसको बोलते हैं डेंटिसिटी। जैसे कि डेंटिसिटी मोनोडेंटेट होता है, ये देखिए मोनोडेंटेट होता है, बाईडेंटेट होता है, पॉलीडेंटेट होता है। तो मोनोडेंटेट में हम जैसे लिख सकते हैं Cl ले सकते हैं, Br ले सकते हैं, Cl ले सकते हैं, Br ले सकते हैं। तो बाईडेंटेट में ये एक एग्जांपल है इथिलीन डाइअमीन करके, ये असल में सिमेट्रिक मोनोडेंटेट लिगैंड है। इसका देखिए ये N, इस N के पास है लोन पेयर, ये N दे सकता है M को ना लोन पेयर दे के बॉन्ड बना सकता है, इस N के पास भी है, ये भी दे के बॉन्ड बना सकता है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ बाईडेंटेट लिगैंड। जैसे ये देखिए एक, ये भी है, ये भी सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिकल है। अब हम देखते हैं ऑन सिमेट्रिकल। ऑन सिमेट्रिकल में ये ग्लाइसिनेटो आयन, ये होता है ऑन सिमेट्रिकल। इसका जैसे देखिए ये N भी दे सकता है, ये O भी दे सकता है। ये देखिए ये एक है स्पेशल टाइप का लिगैंड जिसे बोलते हैं फ्लेक्सीडेंटेट लिगैंड। ये क्या होता है कि ये अपना डेंटिसिटी चेंज कर सकता है, कभी ये बाईडेंटेट बन सकता है, ट्राई बन सकता है, टेट्रा बन सकता है। जैसे देखिए ये एक एग्जांपल है, इधर क्या N अपना लोन पेयर दे सकता है मेटल एटम को, इधर से O भी दे सकता है, ये O भी दे सकता है। तो अगर हम सब देंगे तो इसका डेंटिसिटी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 हेक्साडेंटेट हो जाएगा, जिसे हम पॉलीडेंटेट भी बोलते हैं। तो लिगैंड को हमने और भी क्लासिफाई किया है, इधर जैसे मैंने दिखाया था। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन चार्ज, नेगेटिव लिगैंड होता है, ये पॉजिटिव लिगैंड होता है, ये न्यूट्रल लिगैंड होता है। बेस्ड ऑन डेंटिसिटी मैंने बताया मोनोडेंटेट होता है, बाईडेंटेट, पॉलीडेंटेट होता है। बेस्ड ऑन बॉन्डिंग भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि जैसे क्लासिकल लिगैंड, नॉन क्लासिकल लिगैंड। तो अब हम शुरू करेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म एक्चुअली में चीज़ होता क्या है। जैसे हमने ऑर्गेनिक पढ़ा था, आइसोमरिज्म होता क्या था कि हमको एक एटॉमिक फार्मूला मिलता था, जो दो कंपाउंड का एटॉमिक फार्मूला सेम होता था पर उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता था। इधर भी ऐसा ही है, देखिए कि दे हैव सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट एटम अरेंजमेंट। मतलब केमिकल फार्मूला सेम होगा, बस एटम का अरेंजमेंट, स्पेशियल अरेंजमेंट, जो मतलब स्पेस में अरेंजमेंट होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। तो उसको हमने क्लासीफाई किया है क्या, एक स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म,
एक स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म क्या, मतलब एटम टू एटम कनेक्टिविटी डिफर होगा, एटम टू एटम कनेक्टिविटी डिफर होगा। और ये है स्टीरियो आइसोमर, एटम टू एटम कनेक्टिविटी सेम होगा बट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट। मतलब एटम एटम तो अभी हम थोड़ा बात कर लेते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म क्या होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमने एक ले लिया कंपाउंड CEO NH3 होल 5 BR SO4। इसका अगर हम आपको मतलब ज्योमेट्री बताएं, अरेंजमेंट बताएं, तो ये होगा ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, तो ये होगा ऑक्टाहेड्रल, इसका ज्योमेट्री जो होगा। पर अगर मैं इसको ऐसे लिखूं CO NH3 होल 5, ये SO4 को मैं अंदर ले आऊं, BR को मैं बाहर ले जाऊं, ये हुआ SO4 BR। इसका फॉर्मूले में कोई चेंज आएगा नहीं, कोई चेंज नहीं। पर इसका स्ट्रक्चर में कोई कुछ चेंज आएगा, कुछ नहीं। पर चेंज किधर आया ना, एटम टू एटम कनेक्टिविटी में चेंज आया। देखिए इधर NH, इधर इसके साथ कोबाल्ट के साथ BR लगा था, इधर कोबाल्ट के साथ SO4 लग गया, तो इससे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। वैसे वैसे उसका बहुत मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को भी डिफरेंस किया है, वो हम आगे पढ़ेंगे। पर इसको आगे जाने से पहले मैंने एक लिगांड में एक टॉपिक मतलब मुझसे रह गया था। मैंने बोला ना मैं अपने नोट के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे को भी अपने टीचर ने ऐसे पढ़ाते समय ये टॉपिक छूट गया था उनसे, मुझसे भी अभी छूट गया, तो देख लेते हैं। क्या है ना, ये एम्बिडेंटेट लिगांड। एम्बिडेंटेट लिगांड क्या होता है, ये होता है ये मोनोडेंटेट लिगांड होता है, बस इसका 2 जॉइनिंग एटम होता है। देखिए कैसे, जैसे हमने ले लिया इधर, मैं इधर दिखा देता हूँ, ये CN माइनस, ये होता है मोनोडेंटेट लिगांड। SCN, सॉरी मैंने S रह गया था, ये HCN होता है। ये जब मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा, या तो N माइनस ये दे सकता है या फिर S दे सकता है। हम और एक एग्जांपल लेते हैं, NO2। NO2 में एक तो N बॉन्ड कर सकता है, दूसरा O बॉन्ड कर सकता है, ऐसे। तो इसे बोलते हैं एम्बिडेंटेट लिगांड। मतलब एक मोनोडेंटेट लिगांड के जब 2 जॉइनिंग एटम हो जाए। तो अभी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का हम देखिए ये स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को इतने पार्ट में डिफ्रेंशिएट किया गया है कि आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म, हाइड्रेट आइसोमरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म, लिंकेज आइसोमरिज्म, लिगांड आइसोमरिज्म, पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म। अब हम इन सब का बारी बारी पढ़ेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। आपको लग रहा होगा कि थोड़ा हिंदी में बोलने में फंबल कर रहा हूँ, वो होगा क्योंकि शायद कितने 3-4 साल से हिंदी में मतलब कुछ बातचीत नहीं हो रहा है कि किसके साथ हिंदी में बात करूं। घर में सब उड़िया बोलते हैं, मैं क्या अपने आप हिंदी में, तो थोड़ा अभी पढ़ाऊँगा, रेगुलर आएगा वीडियो तो हिंदी सुधर जाएगा। तो अब अभी देखिए आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ लिगांड बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयोनाइजेशन स्फीयर। मैंने बोला था ना, ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये है अपना आयोनाइजेशन स्फीयर। इधर भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आयोनाइजेशन स्फीयर, ये जो मैंने एग्जांपल दिया था। इधर क्या हुआ, ये पहले BR था कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, SO4 था आयोनाइजेशन स्फीयर में। जो आइसोमर हुआ, आइसोमर में क्या हुआ ना, SO4 आ गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, BR चला गया आयोनाइजेशन स्फीयर में। इसी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अभी दूसरा पढ़ेंगे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म।
इसमें क्या होता है, द एक्सचेंज ऑफ वाटर बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयोनाइजेशन स्फीयर। देखिए जैसे ये हुआ COH2O होल 6 Cl3, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6। ये कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो इधर देखिए, इधर 6 वाटर मॉलिक्यूल थे, इधर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में से एक वाटर मॉलिक्यूल चला गया आयोनाइजेशन स्फीयर में। ओके, तो अभी हम पढ़ेंगे लिंकेज आइसोमरिज्म। ये कौन दिखाता है ना, जो एम्बिडेंटेड लिगैंड अभी हमने पढ़ा था ना, जो मोनोडेंटेड लिगैंड पर उसका 2 डोनर साइट होगा, वो दिखाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, CONH3, इधर S ने बॉन्ड किया है, इधर N ने बॉन्ड किया है, इसी को बोलते हैं हम लिंकेज आइसोमरिज्म। अभी हम दूसरा देखेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। ये वैसे कॉम्पिटिटिव के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ मतलब आपके बोर्ड के लिए हो सकता है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो पढ़ लेते हैं, क्या हर्ज है। एक्सचेंज ऑफ लिगैंड बिटवीन 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर, 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, ये देखिए एक जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इधर 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है। जनरली हम देखते थे एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक आयोनेशन स्फीयर, इधर देखिए 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर आ गया। तो इधर ये क्या है, CONH3 होल 6, इधर ये क्रोमियम SN होल 6। तो इधर से इसका जब हुआ आइसोमरिज्म क्या हुआ ना, इधर SN चला आया, इधर NH3 आ गया इधर, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। अभी देखिए हम देते हैं कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म। ये स्ट्रक्चर देख के घबराना नहीं है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। ये क्या है ना, इन ब्रिजिंग कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स नॉन ब्रिजिंग लिगैंड एक्सचेंज देयर पोजीशन। देखिए ये जैसे एक ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स है, ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स मतलब ये जो O2 और NH2 ये इधर ब्रिजिंग लिगैंड की तरह काम कर रहे हैं, मतलब दोनों साइड को से जोड़ के रखे हैं। तो जैसे देखिए इधर NH3 4 थे और ये Cl2 1 था, इधर से क्या हुआ ना, एक NH3 इधर आया इसके पास, इधर से एक Cl2 चला गया इसके पास, ये बन गया क्या ना, ClNH3 होल 3 CO O2 NH2 CONH3। इधर 2 Cl था, इधर से एक Cl उधर चला गया, तो इधर अभी एक Cl बचा। अभी हम पढ़ेंगे लिगैंड आइसोमरिज्म। ये लिगैंड आइसोमरिज्म क्या होता है ज़रा देख लेते हैं। व्हेन लिगैंड इटसेल्फ शो आइसोमरिज्म, मतलब जब लिगैंड अपने आप आइसोमरिज्म दिखाए, जैसे इधर ये था, इधर मेटल आता, इधर से बॉन्ड होता, अभी ये NH2 इधर चला गया, अभी मेटल आएगा, इधर से बॉन्ड होगा, इसी को बोलते हैं लिगैंड आइसोमरिज्म। अभी देखते हैं पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म। इसमें क्या होता है ना, चाहे पॉलीमर बन जाए जो भी बन जाए, पर मेटल का और लिगैंड का रेशियो सेम रहेगा। जैसे ये एग्जांपल देखिए, इधर प्लैटिनम एक था, NH3 का 2 मॉलिक्यूल, Cl2 2 मॉलिक्यूल, इसमें प्लैटिनम का 2 मॉलिक्यूल, NH3 4 Cl4, ये सब कट गया, 1:2:2, इधर भी 1:2:2, रेशियो हमेशा सेम रहेगा। इसमें ज़्यादा समझाने वाली बात तो है नहीं, बस पढ़ना है और याद रखना है। अभी ये जो टॉपिक है ये आया इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसमें समझने वाली बात है, इसको पढ़ाने में और पढ़ने में भी मज़ा आता है। तो स्टेरियो आइसोमरिज्म मैंने बोला था कि इसका मतलब क्या, एटम टू एटम कनेक्टिविटी सेम रहेगा, बस इसका अरेंजमेंट में थोड़ा डिफरेंस आएगा। तो इसको हमने क्लासीफाई किया है, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, एक ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में क्या होगा कि बॉन्ड एंगल चेंज होगा। जैसे ये मैंने लिया था इधर M, ये ऐसे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, या स्क्वायर प्लानर भी हो सकता है, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अभी हम जब पढ़ेंगे VBT पढ़ेंगे, CFT पढ़ेंगे, तो हम बता सकते हैं कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया तो वो टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर कॉम्प्लेक्स होगा, वो आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे। अभी पहले देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता क्या है। जिधर एटम और एटम के बीच बॉन्ड एंगल चेंज होता है। कैसे बॉन्ड एंगल चेंज हुआ, ये देखिए इधर इस एग्जांपल में देखिए, इधर A और A के बीच एंगल था 90 डिग्री, इधर हो गया 180 डिग्री, तो इसे हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ये है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या, इसके लिए 2 रूल है।
पहले तो नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज होगा, फिर इसके बाद नो पीओएस, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगा। तो ये तो हम ऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं। तो स्टेरियो आइसोमरिज्म हम कल के वीडियो में स्टार्ट करेंगे, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। फिर स्टेरियो आइसोमरिज्म, वीबीटी, सीएफटी, आगे बहुत प्यारी प्यारी टॉपिक है, पढ़ने में और पढ़ाने में बहुत मज़ा आएगा। फिर इसके कॉम्पिटिटिव के लिए जो मतलब कुछ क्वेश्चन चाहिए वो भी करेंगे। तो आज के लिए इतना। ओके, थैंक यू, गुड बाय।